नमस्कार। आज स्टैटिस्टिक्स में हम आपसे फैक्टर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। जैसा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिनमें कि हम बहुत सारे वेरिएबल्स को एक साथ हैंडल कर सकते हैं या बहुत सारे वेरिएबल्स को लेते हुए हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, है ना। तो इसी में ये जो इस प्रकार की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं वो मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक्स कहलाती हैं। तो मल्टीवेरिएट जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक्स हैं उन्हीं में से एक टेक्निक है फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस क्या होती है बेसिकली, अगर एक एग्जांपल आप देखें तो जैसे इंटेलिजेंस का असेसमेंट, इंटेलिजेंस के असेसमेंट में आपने इंटेलिजेंस की फैक्टर थ्योरीज पढ़ी होंगी, है ना। 2 फैक्टर थ्योरी, 3 फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, यूनी फैक्टर थ्योरी। तो जो फैक्टर थ्योरीज हैं, है ना, इसी तरीके से पर्सनालिटी में आपने पढ़ा होगा पर्सनालिटी फैक्टर, 16 पर्सनालिटी फैक्टर, पीएफ 16 पीएफ टेस्ट बीएफ कैटल ने बनाया। तो पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, डायमेंशंस हैं, उनको कुल मिला के उन्होंने 16 फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया। वास्तव में पर्सनैलिटी या इंटेलिजेंस ऐसे फेनामिना हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको डिफाइन करने के लिए इनमें बहुत सारे वेरिएबल शामिल हैं। जैसे इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस में बहुत सारे वेरिएबल्स शामिल हैं। जैसे हम किसी काम को कितनी स्पीड के साथ करते हैं, कितनी एक्यूरेसी के साथ करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग हमारे अंदर कितनी है, कन्वर्जेंट थिंकिंग कितनी है, लॉजिकल एबिलिटी कितनी है, क्रिएटिविटी कितनी है ना, रीजनिंग कितनी है हमारे पास, हम कितना मेमोराइजेशन कर सकते हैं, हम कितना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं, कितना हम कॉन्क्रीट थिंकिंग कर सकते हैं, है ना, कितना हम एसोसिएशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एंड सो ऑन। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनके बेसिस पर इंटेलिजेंस के वेरिएबल्स हैं जो इंटेलिजेंस में शामिल हैं। लेकिन ये वेरिएबल्स क्या हैं, आपस में कोरिलेटेड हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स में आपस में सहसंबंध है। मतलब एक चीज, अगर आप इंटेलिजेंस को इन वेरिएबल्स के बेसिस पे असेस करना चाहें तो आपको इन सब पे अलग अलग टेस्ट बनाने पड़ेंगे। और इन सब के टेस्ट एडमिनिस्टर करने पर भी क्या होगा कि 2 टेस्ट 3 टेस्ट ऐसे होंगे, बहुत सारे टेस्ट ऐसे होंगे जिनमें कुछ चीजें हर एक में नहीं होंगी, लेकिन कुछ टेस्ट में वो कॉमन होंगी। मतलब आप इस टेस्ट में भी असेस कर रहे हैं, दूसरे टेस्ट में भी असेस कर रहे हैं, तीसरे टेस्ट में भी असेस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक ही चीज का असेसमेंट आप कई बार कर रहे हैं। तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि ये रिपीटेशन खत्म कर दिया जाए? क्या जो एक ही तरीके के एक वेरिएबल, कई सारे वेरिएबल्स में जो कॉमननेस है, क्या उन कॉमननेस को लेकर के हम एक टेस्ट बना सकते हैं, उसको एक कुछ और नया नाम दे सकते हैं, है ना। तो उसको जो नया नाम दिया जा सकता है तो वो कहलाते हैं फैक्टर्स। तो जब हम बहुत सारे वेरिएबल्स को कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स या फैक्टर्स या डायमेंशंस में जब हम विभाजित कर सकते हैं, है ना, उनको कम करके, है ना, रिड्यूस कर सकते हैं, ज्यादा वेरिएबल्स को जब लेसर नंबर ऑफ वेरिएबल्स में हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसके लिए जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो फैक्टर एनालिसिस कहलाती है। देखिए यहां डेफिनेशन में क्या दिया गया है। फैक्टर एनालिसिस इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक used to select lesser number of underlying basic variables in a multi-variable or multi-dimensional ability by analysis of interrelationship of the interrelated variables। क्या मतलब हुआ कि जब हम फैक्टर एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम कुछ बेसिक वेरिएबल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब बेसिक वेरिएबल्स का मतलब क्या है, वो वेरिएबल्स जो बेसिक वेरिएबल्स नए सेलेक्ट होंगे
वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे, उनमें इस प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं होगी जो पहले जिन वेरिएबल्स में हमारे पास जो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं उनमें जो ओवरलैपिंग है वो ओवरलैपिंग हट करके हम नए वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लेंगे जिनमें वो ओवरलैपिंग नहीं होगी। जब ओवरलैपिंग नहीं होगी तो किसी भी चीज को, मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी को हम लिमिटेड नंबर ऑफ डायमेंशंस में या लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स के अंतर्गत असेस कर सकते हैं। उस फिर एबिलिटी को ठीक प्रकार से डिफाइन भी किया जा सकता है, इकोनॉमिकली असेस किया जा सकता है ना। तो इसके लिए फैक्टर एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स, बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको लिमिटेड नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स में हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो फैक्टर एनालिसिस टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। तो इसी डेफिनेशन से जैसे इसके कुछ पर्पसेस निकलते हैं, है ना, किस लिए फैक्टर एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्या पर्पस है, ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस क्या है? एक्सप्लेनिंग मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी मोर क्लियरली। अब इंटेलिजेंस को अगर हम ओवरलैपिंग वेरिएबल्स से डिफाइन करना चाहें तो इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग वेरिएबल्स तो बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। कि अगर हम इंटेलिजेंस को इन सारे वेरिएबल्स, जो जो चीजें इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होती हैं, है ना, जो जो जिन जिन चीजों से इंटेलिजेंस के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, यदि उन सब चीजों को लेकर के इंटेलिजेंस को डिफाइन करना चाहें तो नहीं कर सकते, है ना। तो हम जब लिमिटेड नंबर के वेरिएबल्स में इंटेलिजेंस को सीमित वो कर सकते हैं अगर फैक्टर एनालिसिस से, तो फिर उन लिमिटेड वेरिएबल्स को ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन किया के द्वारा इंटेलिजेंस के फेनोमेना को, कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। दूसरा क्या है? इकोनॉमी इन मेजरमेंट। अभी जैसे मैंने बताया कि वेरिएबल्स में जो हाई कोरिलेशन है, इसका मतलब क्या है कि दोनों वेरिएबल्स, दोनों टेस्ट जो हमने बनाए हैं वो दोनों टेस्ट एक ही चीज को असेस कर रहे हैं। इसका मतलब हम दो बार असेस कर रहे हैं। हो सकता है कि तीसरे वेरिएबल में भी वही चीज हो जो पहले और दूसरे वेरिएबल्स में हम असेस कर रहे थे। तो एक एक चीज को तीन तीन चार चार जगह पे असेस किया जा रहा है। तो अगर ये तीन तीन चार चार जगह पे जो चीजें असेस की जा रही हैं उनको एक तरफ एक फैक्टर में अगर हम केवल असेस करें तो हम एक बार असेस करेंगे तो असेसमेंट में इकोनॉमी आ जाएगी। तीसरी चीज क्या है? रिड्यूस दी लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स इनटू लेसर नंबर ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे वेरिएबल्स को हम, ओवरलैपिंग वेरिएबल्स को क्लियरली डिफाइंड फैक्टर्स में हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स को लेसर नंबर ऑफ फैक्टर्स में डिफाइन किया जा सकता है। रिड्यूस दी ओवरलैपिंग, है ना। फैक्टर्स में ओवरलैपिंग की संभावना कम होती है या संभावना नहीं होती है, जबकि वेरिएबल्स में ओवरलैपिंग की संभावना होती है। जो हम फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं उनमें इस तरीके की ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो उसको कम किया जा सकता है। आइडेंटिफाई द हिडन डायमेंशंस। हिडन डायमेंशंस क्या है कि हम जब फैक्टर एनालिसिस करते हैं तो हमें नहीं मालूम होता है पहले से। दो तरीके की फैक्टर एनालिसिस होती है, एक होती है एक्सपोजिटरी फैक्टर एनालिसिस और एक होती है कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। जब हम एक्सपोजिटरी फैक्टर एनालिसिस करते हैं तो हमें नहीं मालूम होता है कि जो नए फैक्टर्स आएंगे उनका नाम क्या होगा, हमें नहीं पता होता है। नाम तो हम बाद में रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स जो हैं, है ना, को क्लब किया जा रहा है, उन सबको मिलाकर के एक फैक्टर का नाम दिया जाता है। इसलिए हमें नहीं मालूम है कि जो नए फैक्टर्स आएंगे उनका नाम क्या होगा। तो जब हमें नाम नहीं मालूम है तो वो हिडन है, इसका मतलब तो वो डायमेंशंस हिडन है, ये फैक्टर्स या डायमेंशंस हिडन है। हम नामकरण तो बाद में करते हैं जब फैक्टर एनालिसिस का क्वांटिटेटिव जो काम है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक अपना काम कर लेती है, उसके बाद सब्जेक्टिव बेसिस पर उन फैक्टर्स का नामकरण किया जाता है ना। तो नामकरण में बाइसनेस नहीं आए इसके लिए क्या जरूरी होता है कि नामकरण अकेले नहीं किया जाए, एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स बैठे और उन फैक्टर्स का नामकरण करे तो बाइसनेस नहीं आएगी, नामकरण सही किया जा सकता है। तो जब नामकरण बाद में किया जाता है, नेमिंग ऑफ द फैक्टर्स जब बाद में की जाती है,
तो फिर हम फैक्टर्स का जब नाम हमें पहले मालूम ही नहीं है और फैक्टर एनालिसिस करने के बाद वो नाम निकल करके सामने आते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हिडन डायमेंशंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब फैक्टर एनालिसिस देखिए बहुत बड़ी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है ना, इसको मैनुअली लगाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, इसके लिए सॉफ्टवेयर्स हैं फैक्टर एनालिसिस के, SPSS में भी हम इसको लगा सकते हैं, और भी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके माध्यम से जिसमें हम फैक्टर एनालिसिस को रन कर सकते हैं। तो इसका गणना कैसे की जाती है मैं इसकी यहाँ पे बात नहीं करूंगा, है ना, कि यहाँ पे फैक्टर लोडिंग्स निकाली कैसे जाती है इसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन फैक्टर लोडिंग्स क्या होती हैं इनकी बात जरूर करूंगा, है ना। कैसे निकाली जाती हैं उसके मेथड्स हैं, कई सारे मेथड्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल चर्चा नहीं कर पाएंगे। देखिए स्टेप्स ऑफ फैक्टर एनालिसिस में अगर हम बात करें तो पहला स्टेप होता है इसका प्रिपरेशन ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स। देखिए मैंने आपको बताया कि फैक्टर एनालिसिस में क्या होता है कि बहुत सारे वेरिएबल्स का हम पहले उनमें आपस में कोरिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो जो कोरिलेशन निकालते हैं तो एक कोरिलेशन मैट्रिक्स बनती है। जैसे अभी जो मैंने बात करी कि इंटेलिजेंस के कौन कौन से डायमेंशंस हो सकते हैं, उनको आप नाम लेते जाइए और उनको लिखते चले जाइए। ठीक है, उन डायमेंशंस को मान लीजिए हमने नाम दे दिया, एक वेरिएबल 1 हो गया, वेरिएबल 2 हो गया, वेरिएबल 3 हो गया, वेरिएबल 4 हो गया, वेरिएबल 5 हो गया एंड वेरिएबल n हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4, वेरिएबल 5 और वेरिएबल n। अब वेरिएबल 1 और 1 में क्या कोरिलेशन होगा, 1 का होगा, यहाँ पे भी 1 का होगा, 3 और 3 में भी 1 का होगा, 4 और 4 में भी 1 का होगा, 5 और 5 में भी 1 का होगा, और n में जो भी है उसमें 1 का होगा। अब 1 और 2 में जो कोरिलेशन है वो वैल्यू यहां पे आ जाएगी, और 1 और 2 में कोरिलेशन है वही वैल्यू यहां पे आ जाएगी। फिर एक वैल्यू यहां आएगी, ये वैल्यू बताती है कि 1 और 3 में क्या कोरिलेशन है, और ये वैल्यू बताती है 1 और 3 में क्या कोरिलेशन है। ऐसे हर एक के सामने एक कोरिलेशन की वैल्यू आ जाएगी, इससे एक मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम कोरिलेशन मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स को कोरिलेशन मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो कोरिलेशन की वैल्यूज हमने निकाली वेरिएबल 1 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, 1 और 4 के बीच में, 1 और 5 के बीच में, 1 और n के बीच में, तो इससे जो मैट्रिक्स बनती है ये कोरिलेशन मैट्रिक्स कहलाती है। ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होती है, जैसी इधर है वैसी मैट्रिक्स इधर होगी। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हम बना लेते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है, कोरिलेशन मैट्रिक्स। इसका मतलब हमें बहुत सारे टेस्ट बनाने पड़ेंगे, है ना, और उन टेस्ट को एडमिनिस्टर करना होगा, और एडमिनिस्टर करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि उनके बीच में कोरिलेशन निकालने पड़ेंगे, और कोरिलेशन की जो वैल्यूज आएंगी, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकालते हैं, और प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन की जो वैल्यूज आएंगी उनसे एक कोरिलेशन मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, कोरिलेशन मैट्रिक्स को हमें क्या करना पड़ता है, इस कोरिलेशन मैट्रिक्स के बेसिस पर हम क्या करते हैं, फाइंडिंग फैक्टर लोडिंग्स फॉर डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर लोडिंग्स हम इस कोरिलेशन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम फैक्टर, अब वो प्रोसेस होता है इसका फैक्टराइजेशन की मेथड होता है। ठीक है, उसके कई मेथड हैं, जैसे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यहाँ पे मैंने बात की है, कई मेथड हैं। सेंट्रॉइड मेथड है, प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड है, मल्टीपल ग्रुप मेथड है, प्रिंसिपल फैक्टर मेथड है। कई सारे मेथड्स हैं जिनको लगा करके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टर लोडिंग्स निकाल सकते हैं। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला मेथड है सेंट्रॉइड मेथड। ठीक है, तो सेंट्रॉइड मेथड लगा करके हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर लोडिंग्स निकाल सकते हैं डिफरेंट फैक्टर्स के लिए। ये फैक्टर लोडिंग्स क्या होती हैं, देखिए अभी मैंने बात की कि हम फैक्टर्स वेरिएबल्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, या वेरिएबल्स को किस में परिवर्तित कर रहे हैं, है ना, हम फैक्टर्स में चेंज कर रहे हैं, है ना। वेरिएबल्स में ओवरलैपिंग है, ये वेरिएबल और इस वेरिएबल में अगर मान लीजिए 0.6 का कोरिलेशन है, इसका मतलब इन दोनों में ओवरलैपिंग है ना, कि इनमें दोनों में 60% चीजें एक सी हैं, है ना, इसलिए उनमें 0.6 का कोरिलेशन आया है
है ना, इनमें 0.7 का कोरिलेशन है, इसका मतलब ओवरलैपिंग और ज्यादा है, 0.8 का कोरिलेशन है, इसका मतलब ओवरलैपिंग और ज्यादा है, अगर 1 का कोरिलेशन है इसका मतलब दोनों टेस्ट एक ही, हमने नाम अलग अलग रख दिया, ठीक है। तो लेसर दी कोरिलेशन लेसर दी ओवरलैपिंग, हायर दी कोरिलेशन हायर दी ओवरलैपिंग, है ना। तो इन वेरिएबल्स में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। अब इसी ओवरलैपिंग को खत्म करने के लिए हम फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनमें ओवरलैपिंग नहीं हो। तो इसका मतलब हम यहां पे क्या करते हैं, ये फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब फैक्टर लोडिंग क्या होता है बेसिकली, ये देखिए फैक्टर लोडिंग का मतलब होता है, फैक्टर लोडिंग इज द कोरिलेशन बिटवीन फैक्टर एंड द वेरिएबल। ये वेरिएबल है, ठीक है। अब फैक्टर लोडिंग्स का जब हम टेबल बनाएंगे तो कुछ इस तरीके की बनेगी। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, इनको मिटा देता हूं। टाइप्स ऑफ, देखिए फैक्टर लोडिंग की जो टेबल बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनती है कि यहां पे वेरिएबल्स आ जाते हैं, जैसे वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4, वेरिएबल 5 एंड वेरिएबल nth, जो भी जितने वेरिएबल्स हैं, और यहां फैक्टर लोडिंग्स आ जाती हैं, है ना। ये फैक्टर 1 के लिए, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, फैक्टर 5, फैक्टर n, मतलब जितने फैक्टर हो सकता है 4 फैक्टर से, क्योंकि वेरिएबल्स से फैक्टर्स का नंबर डेफिनेटली कम ही होगा। तो हम मान लीजिए हमने इसमें से 3 फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए। तो फैक्टर लोडिंग क्या होगी कि यहां पे जो फैक्टर लोडिंग की वैल्यू आ रही है, ठीक है, यहां पे जो वैल्यू आ रही है या यहां पे जो वैल्यू आ रही है फैक्टर लोडिंग की, वो बताती है कि इस फैक्टर और इस वेरिएबल में क्या कोरिलेशन है। इस फैक्टर मतलब जो हमने फैक्टर आइडेंटिफाई किया है उसमें और इस वेरिएबल में क्या कोरिलेशन है, वो फैक्टर लोडिंग्स बताती है ना। तो ये फैक्टर लोडिंग्स की एक टेबल तैयार हो जाती है। वो फैक्टर लोडिंग्स की टेबल क्या कहलाती है, वो फैक्टर टेबल कहलाती है, फैक्टर मैट्रिक्स कहलाती है, सॉरी। इससे जो टेबल तैयार होती है उसमें भी कोरिलेशंस होते हैं, ठीक है, और वो फैक्टर मैट्रिक्स कहलाती है। तो बेसिकली हमने क्या काम किया है, हमने किया कोरिलेशन मैट्रिक्स को फैक्टर लोडिंग्स निकाली, और फैक्टर लोडिंग्स को जब हमने टेबल में बना दिया तो वो फैक्टर ये क्या कहलाती है, फिर फैक्टर मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। तो ये फैक्टर लोडिंग से हम एक फैक्टर मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं। तो फैक्टर लोडिंग्स जैसा बताया कि इनमें कोरिलेशन बता रहा है। अब देखिए जिन फैक्टर्स की, जिन वेरिएबल्स की फैक्टर लोडिंग ज्यादा होती है ना, जिन वेरिएबल्स की फैक्टर लोडिंग ज्यादा होती है उन वेरिएबल्स को क्लब किया जा सकता है ना। हायर फैक्टर लोडिंग्स वाले वेरिएबल्स को हम क्लब कर सकते हैं, है ना। तो और उनको एक नया नाम दे सकते हैं, वो उस फैक्टर का नाम हो जाएगा। जैसे इसमें हायर फैक्टर लोडिंग्स वाले जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को लेकर के हम एक नया नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर लोडिंग्स हम निकाल लेते हैं, और फिर इसके बेसिस पे जैसे मैंने बताया कि यहां पे हम ये सारे फैक्टर लोडिंग्स जो भी आएंगी वो लिख देंगे, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज आएंगी फैक्टर लोडिंग्स की, है ना, फैक्टर 1 के लिए फैक्टर लोडिंग्स, फैक्टर 2 के लिए फैक्टर लोडिंग्स, फैक्टर 3 के लिए फैक्टर लोडिंग्स, इनसे जो मैट्रिक्स बनेगी, ये मैट्रिक्स बन गई, ये मैट्रिक्स कहलाती है फैक्टर मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होगा कि कुछ वैल्यूज माइनस की होंगी, ठीक है, लेकिन जब हम फैक्टर एनालिसिस करते हैं तो यहां पे एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि माइनस की मतलब इसका जो टोटल है फैक्टर लोडिंग्स का टोटल, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि माइनस की वैल्यूज को प्लस में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका जो तरीका होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साइंस कहलाता है। स्टैटिस्टिक्स में एक टर्म रिफ्लेक्शन ऑफ साइंस अपने आप में एक टेक्निक है ना, जिसको हमें डिटेल में पढ़ने के लिए स्टैटिस्टिक्स की किताबों में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। फिर हम इस चीज को समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साइंस कैसे किया जा सकता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साइंस से हम क्या करते हैं कि यहां जो माइनस की वैल्यूज हैं उनको प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और प्लस में कन्वर्ट होने से क्या होता है कि फैक्टर लोडिंग्स जो हैं वो क्लियरली एक मैग्नीट्यूड उनका ऐसा हो जाता है कि इनमें जैसे कुछ वेरिएबल्स जिनकी फैक्टर लोडिंग्स ज्यादा है वो स्पष्ट तौर पे अलग ज्यादा दिखने लगती हैं,
ठीक है। तो वो फैक्टर लोडिंग्स को हम क्या करते हैं, अगर माइनस की फैक्टर लोडिंग्स आ रही हैं तो उनको ये तरीका इस्तेमाल करके, रोटेशन ऑफ साइंस या रिफ्लेक्शन ऑफ साइंस जो एक तरीका है स्टैटिस्टिक्स में, उसका इस्तेमाल करके इन वैल्यूज की जो माइनस वैल्यूज हैं उनको भी प्लस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो फैक्टर मैट्रिक्स ही कहलाती है वो भी, लेकिन ये रोटेटेड फैक्टर मैट्रिक्स कहलाती है। इससे हम क्या करते हैं, रोटेटेड फैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं। और रोटेटेड फैक्टर मैट्रिक्स के में हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद जो फैक्टर लोडिंग्स हैं, जिन जिन वेरिएबल्स की फैक्टर लोडिंग्स ज्यादा मिलती हैं, उन वेरिएबल्स को, जैसे फैक्टर 1 में मान लीजिए वेरिएबल 1 और 2 के लिए फैक्टर लोडिंग्स हाई मिली, तो हम इन दोनों को मिला करके एक फैक्टर का नाम दे सकते हैं, वो एक फैक्टर कहलाएगा, है ना। तो वो नेमिंग कहलाती है, नेमिंग ऑफ द फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर लोडिंग्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, है ना। यहाँ पे जो सेकंड स्टेप में हम फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर लोडिंग्स निकालते हैं, वो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन कहलाता है। इनके लिए इतने सारे मेथड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सेंट्रॉइड मेथड बहुत कॉमन है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सेंट्रॉइड मेथड का इस्तेमाल करके हम फैक्टर लोडिंग्स निकाल सकते हैं, और फैक्टर लोडिंग्स निकालने के बाद फिर हम एक फैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। फैक्टर मैट्रिक्स बनाने के बाद जो माइनस के साइन है फैक्टर मैट्रिक्स में, जो माइनस के कोरिलेशंस आ रहे हैं फैक्टर और वेरिएबल में, जो कोरिलेशंस हैं वो जो माइनस के आ रहे हैं उनको प्लस की वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रोटेशन ऑफ साइंस करते हैं, है ना। रोटेशन ऑफ साइंस का भी अपना एक मेथड है, जो निशान है उनको रोटेट करने का, जिससे कि वो माइनस के साइन प्लस में परिवर्तित हो जाते हैं। और फिर इससे फिर हम नई फैक्टर मैट्रिक्स तैयार करते हैं, वो कहलाती है रोटेटेड फैक्टर मैट्रिक्स। और रोटेटेड फैक्टर मैट्रिक्स में जो फैक्टर लोडिंग्स हैं उनके बेसिस पर हम जो फैक्टर्स हैं उनका नेमिंग करते हैं। तो ये प्रक्रिया, ये स्टेप्स होते हैं फैक्टर एनालिसिस के। अब इसके कुछ अजम्पशंस हैं, इनकी भी बात कर लें। देखिए, अजम्पशंस ऑफ फैक्टर एनालिसिस क्या है। पहला है, देयर इज नो आउटलायर्स। देखिए, जो आउटलायर्स होते हैं कभी कभी क्या करते हैं कि वो कोरिलेशन की वैल्यू को अनएक्सपेक्टेडली हायर कर देते हैं या लोअर कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई आउटलायर्स हैं अगर डेटा में, तो हम उन आउटलायर्स को इस एनालिसिस में शामिल नहीं करते हैं। तो पहली चीज तो है कि देयर इज नो आउटलायर, कोई आउटलायर नहीं है। दूसरी है वैलिड इंप्यूलेशन ऑफ फैक्टर लेवल्स, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हम नेमिंग करते हैं बेसिकली, ठीक है, नेमिंग बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से और उस एरिया के लर्नेड लोगों के द्वारा की जानी चाहिए, है ना। फैक्टर लोडिंग्स केवल इन वेरिएबल्स के नाम के बेसिस पर नहीं, बल्कि इन वेरिएबल्स को मिला करके क्या नया नाम दिया जा सकता है, यहां कोई बाइसनेस नहीं आए, है ना। यहां पे इंटरप्रिटेशन फिर उस फैक्टर का सही हो, जैसा कि फैक्टर का नाम रखने वाले लोग इंटरप्रिटेशंस जो उनके दिमाग में था वही फैक्टर्स के नाम का इंटरप्रिटेशन निकल रहा हो, तो वो बाइसनेस नहीं आनी चाहिए, है ना। तो उसको कम करने के लिए, है ना, हमारा जो नॉमिनेशन करें या नामकरण करें फैक्टर्स का, वो सही होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ठीक है, नो सिलेक्शन बाइस ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते हैं किसी मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी को असेस करने के लिए जितने तरीके के टेस्ट बनाए जा सकते हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां सिलेक्शन में कोई बाइसनेस नहीं होनी चाहिए कि हम इस वेरिएबल को सेलेक्ट करेंगे और इसको नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव तरीके से, ठीक है, हम उसके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि इस जो डायमेंशन है, जो मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी है, उसके कौन कौन से डायमेंशंस हो सकते हैं। उन डायमेंशंस पर हमें टेस्ट बनाने होंगे। हम अपनी तरफ से किसी डायमेंशन को डिलीट या नहीं, मतलब हमें लगता है अगर वो डायमेंशन उसका हिस्सा है तो उसको एज ए वेरिएबल लिया जाना चाहिए। तो यहां पे कोई बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी इंपॉर्टेंट डायमेंशन को छोड़ देंगे तो वो फैक्टर में नहीं आ पाएगा और फिर हमारा जो पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। इंटरवल डेटा, सामान्यतया इन वेरिएबल्स पर जो डेटा इकट्ठा किया जाए वो कम से कम इंटरवल स्केल पे होना चाहिए। ठीक है,
तो सामान्यतः है, हमेशा ऐसा नहीं है, मतलब कुछ केसेस में हम ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो इंटरवल डेटा पर नहीं है, लेकिन सामान्यतः इंटरवल डेटा है ना। लीनियरिटी मतलब जो कोरिलेशन है वेरिएबल्स में, वेरिएबल 1 का वेरिएबल 2 के साथ, वेरिएबल 1 का वेरिएबल 3 के साथ, वेरिएबल 3 मतलब एंड जो मैट्रिक्स बन रही है वेरिएबल्स के कोरिलेशन की, ठीक है, वहां जो कोरिलेशन है वेरिएबल्स में वो उसमें लीनियरिटी होनी चाहिए, मतलब वो कर्व लीनियर नहीं होगी, कभी तो कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, लीनियर कोरिलेशन हो, ठीक है, वो हाई पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, तो लीनियर कोरिलेशन होना चाहिए। तीसरा है मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी। मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है, इसको हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं। एक होती है यूनिवेरिएट नॉर्मलिटी, एक वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, ये यूनि है ना। जब इसी को हम दो वेरिएबल्स के डेटा को एक साथ जब हम उनकी नॉर्मलिटी टेस्ट करते हैं तो वो मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी कहलाती है, ठीक है, तो मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी होनी चाहिए। इसके बाद होमोस्कैडिसिटी। होमोस्कैडिसिटी क्या है, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस को हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब ये है कि जो ग्रुप्स हैं, है ना, जो वेरिएबल, होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है कि अगर 3 समूह हैं तो तीनों में वेरिएंस एक जैसा हो, ठीक है, तो फिर होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस कहलाता है, ठीक है। तो जब इस तरीके से समूहों में, है ना, या जो यहाँ पर हम जो वेरिएबल्स ले रहे हैं उन वेरिएबल्स में जो वेरिएंस है, ठीक है, वो भी एक जैसा होना चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए। मॉडरेट टू मॉडरेट हाई कोरिलेशंस, ठीक है, ये जो वेरिएबल्स हैं इनके बीच में जो कोरिलेशन की मात्रा है वो 0.30 कम से कम, जिन से कम वाले जो वेरिएबल्स हैं कोरिलेशन वाले, उन वेरिएबल्स को हमें नहीं रखना चाहिए सामान्यतः। तो जितना मॉडरेट और हाई मॉडरेट, मतलब बहुत हाई कोरिलेशन भी नहीं और बहुत लो कोरिलेशन भी नहीं, है ना। हाई कोरिलेशन का मतलब तो ये है कि दोनों टेस्ट एक ही चीज को असेस कर रहे हैं, और वेरी लो कोरिलेशन का मतलब क्या है कि वो दोनों टेस्ट एक चीज को तो असेस कर ही नहीं रहे, अलग अलग चीजों को असेस कर रहे हैं, ठीक है। तो दो बिल्कुल डिफरेंट चीजों को असेस कर रहे हैं वो टेस्ट भी नहीं शामिल किए जा सकते हैं, और जो दो बहुत हाई, मतलब एक ही चीज का असेसमेंट कर रहे हैं लेकिन दो टेस्ट को हमने अलग अलग नाम दे दिया है, तो वो भी नहीं शामिल किए जाना चाहिए। तो मॉडरेट जिनमें कोरिलेशन है और हाई मॉडरेट कोरिलेशन है उनको शामिल किया जा सकता है, ठीक है। नो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, मतलब वेरी हाई कोरिलेशन, जिनकी मैंने बताई वेरिएबल्स में बहुत हाई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। एडिक्वेट सैंपल साइज, ठीक है, एडिक्वेट सैंपल साइज से मतलब ये है, देखिए ये काम बहुत बड़े सैंपल पे नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो एक छोटे से, मतलब हम बहुत बड़े सैंपल पे तो इस काम को करने में जितना, क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा आएगा। तो एडिक्वेट साइज क्या है, तो एडिक्वेट साइज का यहाँ जो फैक्टर एनालिसिस में बताया गया है कि सैंपल कितना होना चाहिए, कि सैंपल जो है मस्ट बी मोर केसेस देन द फैक्टर्स, है ना। एडिक्वेट सैंपल साइज, देयर मस्ट बी द मोर केसेस देन द फैक्टर्स, है ना, जितने फैक्टर्स आइडेंटिफाई होकर के आएंगे उनसे ज्यादा केसेस लिए जाने चाहिए, ठीक है, सैंपल साइज में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लीजिए वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें सारे वेरिएबल्स ही फैक्टर के तौर पे आ जाए, है ना, दैट इज द वर्स्ट कंडीशन, कि जिसमें फैक्टर एनालिसिस लगाने से हमें कुछ भी नहीं मिला, है ना। तो वो स्थिति हम एज्यूम करके चलें कि अगर ऐसा होता है तब भी हमारा साइज ऑफ सैंपल कम नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब कि कम से कम जितने वेरिएबल्स आप लेकर के चल रहे हैं उतना साइज ऑफ सैंपल, उससे अधिक साइज ऑफ सैंपल तो कम से कम होना चाहिए, तो फिर एडिक्वेट साइज ऑफ सैंपल कहलाएगा। तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्टरी नॉलेज है फैक्टर एनालिसिस की, ठीक है। इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किन एजुकेशनल प्रॉब्लम्स में कर सकते हैं, देखिए, जब आप कभी कुछ ऐसे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, जैसे जिनको कॉजेज आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि क्यों ऐसा होता है, तो कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो हम कहें कि साहब गरीबी के क्या कारण है, तो गरीबी के क्या कारण है, शिक्षा कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट कारण है,
है ना, पॉपुलेशन एक उसका बड़ा कारण है, उसका कास्ट सिस्टम एक कारण है, बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे पॉपुलेशन जो गरीबी के दुष्चक्र में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या इन चीज़ों में इन जो वेरिएबल्स हैं, इनको बहुत सारे वेरिएबल्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना, वीमेन एजुकेशन की बात करें, हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करें, सोशल, है ना, लॉज की बात करें, या हम बहुत सारे पॉपुलेशन के साइज की बात करें, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, है ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से गरीबी रहती है। तो क्या इन सारे वेरिएबल्स को असेस करके हम इनके बीच में कोरिलेशन निकालें और उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लें जो गरीबी के लिए उत्तरदायी हैं। अगर उन फैक्टर्स को, गरीबी क्यों रहती है, किन कारकों की वजह से रहती है, उन कारकों को अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो हम ज़्यादा सटीक तरीके से बता सकते हैं कि किसी चीज़ को प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं, है ना। तो इस प्रकार की रिसर्चेज में या कोई मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी है उसको असेस करने के लिए हम बहुत सारे टूल्स बनाएं, उसके बजाय एक टूल बनाना चाहते हैं तो हम फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो हमें